जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की बात बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर, बिलासदाई का शहर बिलासपुर, तेजी से उभरता, नई ऊंचाइयों को छूता बिलासपुर। और आज हम बात करेंगे बिलासपुर की छत्तीसगढ़ से कि छत्तीसगढ़ में हमने बिलासपुर क्यों चुना। ये शहर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत तेजी से उभरता हुआ शहर, अपनी ओर सभी को आकर्षित करता हुआ शहर। लेकिन इस मंच पर हम बात करेंगे कुछ दिग्गजों से जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े बड़े नाम हैं और छत्तीसगढ़ को सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में वो एक अलग जगह दिलाना चाहते हैं, अलग जगह स्थापित करना चाहते हैं। तो जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई है बिलासपुर और छत्तीसगढ़ को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाने की। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ की बात बिलासपुर से। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी आसिफ शेख को मंच पर, वो आए। और इसी के साथ में हमारे खास मेहमान महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, स्वागत करें उनका तालियों के साथ। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मिस्टर गौरव शुक्ला को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगी इस चर्चा को आगे लेकर जाएं। ओवर टू यू आसिफ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात बिलासपुर से। ठीक 5 महीने पहले बिलासपुर में ही हमने खास कार्यक्रम किया था, इसी तारीख को 20 तारीख को। और उस कार्यक्रम में बिलासपुर में क्या संभावनाएं हैं, क्या उपलब्धियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, इन पर हमने बात की थी। और आज हम इस चर्चा को एक नए मुकाम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस चर्चा को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज आप अमूमन लोगों को सुनते होंगे, आप देखते होंगे इस तरह के कार्यक्रम में मंत्री आते हैं, राजनीतिक हस्तियां आती हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा जरा सी अलग है। और वो रूपरेखा जो है वो ये कि आज हम बात करेंगे उन लोगों से जिनके कंधों पर दारोमदार है छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का, जो बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं बिलासपुर को आगे ले जाने की। तो मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आशुतोष तिवारी जी हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं सर आपका, और गौरव शुक्ला जी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी और डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मिस्टर गौरव शुक्ला जी। और आप देखिए, जब भी राजनीतिक रैलियां होती हैं तो 2 नारे लगते हैं, और सबसे पहले अगर कोई फोकस में रहता है तो कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। और उसी क्षेत्र से हमारे साथ 2 दिग्गज मौजूद हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो पहला गौरव शुक्ला जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। सीवी रमन यूनिवर्सिटी, एक लंबा वक्त हो गया। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, आज अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोलने की कोशिश करता है तो उसकी पहली डिमांड होती है लोकेशन प्राइम होनी चाहिए, बच्चे आएँ, उनको पहुंचने में आसानी हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। लेकिन जब सीवी रमन यूनिवर्सिटी की नींव डाली गई तो वो कोटा में डाली गई, वो ऐसे इलाके में डाली गई जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ये एक अलग सोच थी, एक नॉर्मल सोच से। इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये थी कि हम उस जगह पे जाना चाहते थे जहाँ पे शिक्षा की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। और जब 2006 में यूनिवर्सिटी बनी हमारी, तो उसके पहले आईसेक्ट ग्रुप हमारा काम किया करता था और कंप्यूटर के क्षेत्र में उस ग्रुप ने बहुत सारा काम किया था और गांव-गांव तक कंप्यूटर शिक्षा को आदरणीय हमारे चांसलर महोदय श्री संतोष चौबे जी ने पहुंचाया था। तो उनके मन में ये थी कि हम हायर एजुकेशन को इतना सरल बना दें कि उस गांव के व्यक्ति को भी मिले, खासकर उस आदिवासी इलाके में रहने वालों को मिले, एक हायर एजुकेशन, उनको एक अच्छा इंस्टीट्यूट वहाँ पर मिले, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मिले। तो आइडिया यही था कि हम गांव पे जाएं, क्योंकि शहरों में देखिए, मेट्रो सिटीज़ में या बड़े शहरों में हर जगह पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल थे, लेकिन जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था 12th के बाद
गांव के बच्चे ड्रॉप हो जाते थे क्योंकि वो बहुत दूर तक आ नहीं पाते थे, थोड़ा हेजिटेशन होता था उनके मन में, थोड़ा नॉलेज की कमी होती थी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं था। तो उन तक शिक्षा पहुँचे और किसी ना किसी को तो जाना था, और हमें इस बात की खुशी है कि हम गांव तक पहले पहुँचे और पायनियर बने, और यूनिवर्सिटी को हमने नज़रिया बदला, लोगों का नज़रिया ये बदला कि हम गांव तक पहुँचे और वहाँ पर भी सक्सेस होकर के हमने दिखाया, और एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में हम लोगों ने वहाँ पर बनाया हुआ है। गौरव जी, यूनिवर्सिटी कैंपस, उसमें फैसिलिटी सुविधाएं, उस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे जो अगला सवाल पूछ रहा हूँ ये कि पेरेंट्स की एक शिकायत होती है कि आज शिक्षा शिक्षा नहीं है, आज शिक्षा को बिजनेस बना लिया गया है। तब जबकि आप एक ऐसे इलाके में यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे थे जहां से मुझे नहीं पता कि रेवेन्यू के क्या चांसेस थे या कितना वहां से आप पैसा कमा पाएंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि मन में एक मंशा ये हो कि शिक्षा देना हमारा प्राइम मोटो है, हमारा पहला काम जो है वो शिक्षा देना है, और बाकी चीज़ें नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी चल सकती हैं, हल्के प्रॉफिट पर भी चल सकती हैं। तो उस वक्त क्या विचार था इस एंगल से भी? विचार यही था कि हमें शिक्षा देनी है। हमने उस समय प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और किसी के मन में प्रॉफिट भी नहीं था। विचार ये था कि हम अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सुविधा दें और बच्चों को अच्छा नॉलेज दें, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ पर प्रोवाइड कराएं, वहाँ पे लोगों को हम रोज़गार का अवसर दें, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छी प्लेसमेंट्स दें, अच्छी शिक्षा दें। तो सबके मन में यही था। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली आपके पास आता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे और आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे। वैसे ही हमारे साथ हुआ। हम कुछ ही डिपार्टमेंट से स्टार्ट किए। आज हमारे पास लगभग 32 डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, 8 संकायों में काम कर रहे हैं। आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हमने सब्जेक्ट खोल रहे हैं। तो उसका रीज़न ही वही है कि लोगों ने हमें पसंद किया, हमने जो उन्हें पढ़ाया वो लोगों के काम आई, वहाँ पे रोज़गार दिया। जो पलायन था जो उसको बहुत हद तक हमने रोका, और जो नहीं जा पा रहे थे वो हमारे यहाँ पर आकर के शिक्षा लिए। जी, मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी से पहला सवाल पूछूं, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि आज तक हम अपनी सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों का भरपूर सम्मान करते आए हैं, लेकिन इस कोविड काल में अगर हमारे कोई रक्षक रहे तो वो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ रहे। इसीलिए जब भी आप किसी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, नर्स, किसी को भी देखें, सम्मान जरूर उन्हें एहसास कराएं कि उनका कितना सम्मान है। तो मैं चाहूंगा पहले एक बार जोरदार तालियों के साथ आप डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी का सम्मान करें, क्योंकि यहां मैं पूरे डॉक्टर्स की जमात तो नहीं खड़ी कर सकता, इतने सारे डॉक्टर्स नहीं ला सकता, फिर अस्पतालों में कौन काम करेगा, लेकिन एक प्रतिनिधित्व के तौर पर डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी हमारे साथ जरूर हैं कि वो एक प्रतिनिधि हैं। और महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हैं, वो बिलासपुर से ही, बड़ी बात यह है। और इसके साथ ही खास बात यह भी कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो अस्पतालों की रैंकिंग जारी की गई, निजी अस्पतालों की, उसमें 4था स्थान हासिल हुआ। ये रायपुर का अस्पताल नहीं है, ये बिलासपुर का अस्पताल है, तो ये भी एक बड़ी बात है। 100 बेडेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में। डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, वही सवाल जो मैंने अभी गौरव जी से पूछा। कोशिश फाइनेंसर्स की, कोशिश अस्पताल खोलने, चलाने, उसे रन करने वालों की यही रहती है कि अस्पताल अगर सुपर स्पेशलिटी है तो जाहिर बात है इलाज महंगा होगा। इलाज महंगा होगा तो लोग वो होने चाहिए जो उसे पे भी कर सकें, और ऐसे में लोग जाते हैं राजधानियों की तरफ या बड़े शहरों की तरफ। बिलासपुर में महादेव हॉस्पिटल को खड़ा करना, उसे चलाना, उसके पीछे क्या सोच थी कि बिलासपुर में हमें एक वो हॉस्पिटल चाहिए जो सुविधा दे सके दिल्ली के बराबर या रायपुर के बराबर या भोपाल, नागपुर के बराबर? बिलासपुर मेरा शहर है, तो बिलासपुर को बात यहीं खत्म हो जाती है। बस ये कहा जो बिलासपुर मेरा शहर, बात यहीं खत्म, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं आपको। तो बिलासपुर को सबसे अच्छा होना चाहिए। शुक्ला जी भी बिलासपुर के हैं, तो बिलासपुर सबसे अच्छा होना चाहिए, हमारी कोशिश होगी। बिलासपुर को आगे यहाँ पैदा हुआ व्यक्ति ही ले जाएगा, ये निश्चित बात है। जिसको यहाँ की मिट्टी से प्यार होगा, यहाँ के लोगों से प्यार होगा। ताली ज़रूर होनी चाहिए इस बात पर। मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। जब मैं आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 10, तो शहर के लोगों ने मेरे एजुकेशन में मेरी बहुत हेल्प की। तो वो एक कर्ज है इस शहर का मेरे ऊपर, और मेरी कोशिश है कि मैं उसको चुका सकूं। जब मैं अपने फादर को मैंने लूज़ किया तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं अपनी लाइफ में एक भी इंसान की ज़िंदगी बचा पाता हूँ तो मेरी लाइफ वर्थ होगी, मेरे जीवन की कुछ मायने होंगे। और आज महादेव हॉस्पिटल की टीम के साथ हमने बहुत से परिवारों की जान इस कोविड महामारी में बचाई है। पहले भी हम अच्छा काम करते रहे हैं, लेकिन जो संतुष्टि कोविड में काम करके मिली है वो शायद कभी नहीं मिल सकती।
और आने वाले समय में आज से 10 साल 20 साल बाद हम गर्व से सिर ऊंचा करके बताएंगे कि हमने शुरुआत की थी बिलासपुर में कोविड से फाइट करने की, क्योंकि महादेव हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर का पहला हॉस्पिटल था जो इनिशिएटिव लेके स्वास्थ्य विभाग से बात करके आगे आया था कि नहीं, हम रिस्क लेंगे और हम कोविड का इलाज करेंगे। बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब आज जो डेवलपमेंट हम देखते हैं वो आज से हम 20 साल पहले ही चले जाएं तो बिलासपुर में डायलिसिस तक की फैसिलिटी नहीं थी। मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, हम तब 12th में पढ़ते थे, उसको क्रश इंजरी हुई थी, ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस समय बिलासपुर में ट्रीटमेंट हुआ, देन ही वाज शिफ्टेड टू रायपुर। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मेरे ख्याल से 20-22 साल पुरानी बात है, 97-98 की बात होगी, रायपुर में भी उस समय डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं थी एंड ही डाइड। आज हम ऐसे बहुत से लोगों को बचा रहे हैं। तो सुधार एक क्रमिक प्रक्रिया है। सुधार हमारी आंखों के सामने होता चला जाता है, डेवलपमेंट हमारी आंखों के सामने होता चला जाता है, और चूंकि वो स्लो प्रोसेस हमको समझ नहीं आता कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पर हम धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। और रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली है, क्योंकि बिलासपुर नॉर्थ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सेंटर है। अभी अगर हम देखें तो कम से कम कोविड काल में ही 5 या 6 जिलों की जिम्मेदारी बिलासपुर शहर के ऊपर थी। अगर हम आसपास के जिलों को देखें, मुंगेली को देखें, तो हेल्थ के लिए कोई प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जांजगीर चांपा में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैकुंठपुर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पेंड्रा रोड में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलासपुर की बनती है, और रायपुर अकेला कब तक सारे बोझ को खींचेगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को इम्प्रूव करना है, और मैं फिर से कहता हूँ ये मेरा शहर है, इसको सबसे अच्छा होना चाहिए। देखिए, ये बड़ा हैरान कर देने वाला है। आज जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, आप भरोसा कर सकते हैं, आप यकीन कर सकते हैं कि डायलिसिस जैसी सुविधा जो बड़ी बेसिक सुविधाओं में से आ गई है मेडिकल साइंसेज में, क्योंकि जो आज तकनीक है उसके सामने, उसकी तुलना में आप समझिए कि डायलिसिस अगर उस वक्त नहीं था तो क्या स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर था। 2000 साल में और उसके बाद आज 2021 सालों में छत्तीसगढ़ 21 साल का युवा बन गया है। और जब व्यक्ति किशोरावस्था से युवा में आता है तो उस वक्त उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, उस वक्त उसे सुविधाएं भी चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए, और उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। वैसे मेरे बहुत से सवालों का जवाब आपने पहले जवाब में दे दिया, लेकिन मैं आपसे आपके जवाब से ही निकालकर एक सवाल पूछ रहा हूं सर। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आगे शहर की आबादी बढ़ रही है, शहर तरक्की कर रहा है, तो ये 100 बेडेड अस्पताल से तो नहीं होगा। ये क्योंकि शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो आपको अस्पताल में बेड की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। और भगवान की कृपा रहे, हम सब पर रहे, ज़रूरत ना पड़े, लेकिन तैयार हमें हर सूरत के लिए रहना चाहिए। कोविड हमने हाल ही में देखा है, तो ये 100 बेडेड से और कितना ज़्यादा आप इसको विस्तृत कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, जब कोविड की फर्स्ट वेव आई तो हमारे पास लगभग 50 बेड पे सेंट्रल ऑक्सीजन की फैसिलिटी थी। लकीली उस समय हमारी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कोविड में 60-65 तक गई, तो हमें ये समझ में आया कि अभी रिक्वायरमेंट और है। नेक्स्ट वेव के पहले हम लगभग 100 बेड्स पे सेंट्रल ऑक्सीजन की फैसिलिटी ला चुके थे। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसको एक्सपेंड करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि बहुत सी उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जो मशीन्स, इक्विपमेंट्स आपने लगाए हैं, ट्रांसफार्मर्स आपने लगाए हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, वो किस कैपेसिटी तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो कोविड के टाइम पे हम चाहते थे कि हम 150 बेड्स करें, पर हमारी लिमिटेशन थी कि हमारे ऑक्सीजन पैनल की एक कैपेसिटी है कि वो एक साथ कितने वेंटिलेटर्स को रन कर सकता है, हमारे ट्रांसफार्मर की एक कैपेसिटी है कि वो कितनी मशीन्स को एक समय में सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि बिलासपुर में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अभी हेल्थ को इम्प्रूव करने की। बिलासपुर करेंटली सेकेंडरी लेवल के ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहा है। वी हैव गुड नर्सिंग होम्स, वी हैव गुड हॉस्पिटल्स, अदर हॉस्पिटल्स आर आल्सो डूइंग वेरी गुड। और अब जो रिक्वायरमेंट है, जो मुझे समझ में आता है, वो सुपर स्पेशलिटी की तरफ मूव करने की है। जिस ट्रीटमेंट के लिए हम बड़े शहरों में जाते हैं और 5 से 10 लाख रुपए खर्च करते हैं, अगर उसी ट्रीटमेंट को हम बिलासपुर में उससे आधी कीमत पे प्रोवाइड करने की कोशिश करें, दैट विल बी आवर स्टेप। अभी डेफिनेटली हाँ, हम नेक्स्ट ये कोविड का जो क्राइसिस है, ये पीरियड ओवर हो जाए, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कब फिर हम कोविड हॉस्पिटल कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है आपने। मैं उस पर आता हूँ आशुतोष तिवारी जी आपके पास। गौरव शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूँ। आपने पहले सवाल के जवाब में बताया मुझे कि कैसे डिपार्टमेंट्स की शुरुआत हुई, धीरे धीरे डिपार्टमेंट्स बढ़ते चले गए, संकाय आपने बढ़ाने शुरू किए। अभी कितने संकाय, कितने डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, और ख़ास तौर पर
शिक्षा के क्षेत्र में हम कंप्लीट शिक्षा है, जैसे कहते हैं संपूर्ण शिक्षा तब मानते हैं जब किसी छात्र का सर्वांगीण विकास हो, उसका हर एंगल से उसको शिक्षित सही मायनों में कहा जा सके। उसके लिए यूनिवर्सिटी कैसे बढ़ रही है। और इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप भले ही कोटा में यूनिवर्सिटी चला रहे हो, लेकिन दिल्ली तक गूंज है। लोग पूछते हैं कई बार कि बहुत नाम सुना यूनिवर्सिटी का, कहाँ है, कैसा है, जाना चाहिए कि नहीं। तो बहुत जानकारी तो मुझे भी पहले नहीं थी, मैंने जानकारी जुटाई, उसके बाद मैं कहता हूँ कि हाँ जाना चाहिए, आप जा सकते हैं। तो आप बताइए ज़रूर। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो इंजीनियरिंग फैकल्टी और एजुकेशन से स्टार्ट की, फिर उसके साथ मैनेजमेंट आगे जुड़ता गया। आज हमारे पास 100 से ज़्यादा कोर्सेस चल रहे हैं, जिसमें 32 डिपार्टमेंट के साथ 8 संकायों में हम काम कर रहे हैं। और जो इन संकायों की बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो हर संकायों में फुलफिल की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सीवी रमन इज़ हैविंग। वी हैव मोर देन 500 कंप्यूटर की अत्याधुनिक सुविधा के साथ लैब बना हुआ है। साइंस की सबसे अच्छी लैब हमारे पास है, सारी मशीनें हमारे पास हैं, एकदम आधुनिक लैब हमने बना रखी है। इसी तरीके से हमारे पास रमन रेडियो भी है, जिसमें मास कम्युनिकेशन के बच्चे जो है वहाँ पे इंटर्नशिप कर लेते हैं। हम स्किल के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। दीनदयाल सवाल है, शुरुआत में जब कोविड आया तो मेडिकल की पढ़ाई में भी हम लोगों ने बहुत सारी बीमारियां पढ़ी हैं। हम लोगों से मेरा मतलब आप ही से है, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा इस बारे में। तो उसमें बहुत सारी बीमारियां, पेंडेमिक जो पहले आए, स्पेनिश फ्लू और वो सब चीज़ें, वो अलग चीज़ें रहीं। लेकिन कोविड इतनी इंटेंसिटी के साथ आएगा, इतने लोगों की जान ले लेगा, डॉक्टर्स ने खुद को कैसे तैयार किया इस दौर में। और जब आप महादेव हॉस्पिटल में स्पेशली उसको ट्रीटमेंट कर रहे थे तो आपकी उस वक्त क्या कोशिश रहती थी? आपने सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस थी, जो स्टेट गवर्नमेंट आपको बता रही थी, या आप अपनी तरफ से भी कुछ कर? मैंने कुछ देखा कुछ हॉस्पिटल्स में लोगों ने आयुर्वेद का भी सहारा लिया एलोपैथी के साथ, तो उसमें आपने उस वक्त ट्रीटमेंट के तौर पर क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल की? देखिए, आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस हैं वो टाइम टेस्टेड हैं, एक प्रक्रिया से होके आई हैं और बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोगों ने बनाई हैं। उसको टेस्ट करना या उस पर क्वेश्चन करना किसी तरह की समझदारी नहीं है। और एक साइंटिफिक पैटर्न में जो चीज़ डेवलप हुई है उसको ब्लाइंडली फॉलो करने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। कोविड को लेकर जो हमारी तैयारी थी, देखिए, करेज कम्स इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बंदूक लेके बॉर्डर पे लड़ेंगे तो ही करेज है। कोविड को अपने पेशेंट्स के लिए फेस करना भी एक करेज की बात थी। और सबसे जो कठिन काम था उस पूरे दौर में वो था स्टाफ को मोटिवेट करना, क्योंकि हमें तो पता था कि क्या है और क्या होना है। रिस्क डेफिनेटली था, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स की जान इसमें गई है पूरे देश में। हमारे शहर में भी हमने डॉक्टर मनोज जायसवाल को इसमें खोया। तो ऐसा नहीं था कि जान का खतरा नहीं था। और पर दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई ड्यूटी एंड आई हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस। ये मेरा काम है और मुझे करना है। तो अपने काम के साथ ईमानदारी रखना बहुत ज़रूरी है। स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि सबसे पहले हम अंदर गए। मतलब आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द कोविड वार्ड। स्टाफ काफ़ी रिलेक्टेंट था, उनको इंसेंटिव्स पैकेजेस हमने दिए, बट नो इंसेंटिव नो पैकेज इज़ इनफ। मैं मतलब उनके कमिटमेंट के आगे किसी भी पैसे को नहीं मानता कि किसी की सैलरी 15,000 से हम 30,000 कर लें और वो अपनी जान का खतरा उठाए। उनका 100% कमिटमेंट था, इसलिए वो अंदर गए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नो मनी कैन बाय देयर स्किल और देयर वर्क। तो जैसा आपने शुरू में कहा, जहाँ भी हेल्थ वर्कर मिले उसका सम्मान होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। एम्बुलेंस ड्राइवर, हाउसकीपिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉयज़, ड्यूटी डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, सभी ने काफ़ी मेहनत की है। एक बार जब डर ख़त्म हो गया तो कॉन्फिडेंस काफ़ी आया लोगों में। फर्स्ट वे में ही मैं काम करते हुए इन्फेक्ट हो गया था। मैं इन्फेक्ट हुआ और मैं रिकवर हो गया। मेरी रिकवरी ने भी बहुत कॉन्फिडेंस दिया स्टाफ को कि नहीं, अगर हो भी जाएगा तो हम रिकवर हो जाएंगे। स्टाफ अगर इन्फेक्ट हो तो उसका ट्रीटमेंट उसी स्टैंडर्ड पे होना चाहिए जिस स्टैंडर्ड पे आपके नॉर्मल पेशेंट का हो रहा है। उसको वही फैसिलिटीज़, वही मेडिसिन मिलनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके स्टाफ को कॉन्फिडेंस देती हैं कि अगर कहीं कुछ होगा तो
हॉस्पिटल हमारे साथ खड़ा है। आपने जो बात बता रहे हैं डॉक्टर आशुतोष, आप बारीकी समझ रहे हैं। देखिए, परिवार में किसी को कोविड होता है तो पूरा परिवार अलग हो जाता है, उस शख्स को आइसोलेट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को जाकर उसको ट्रीट करना है, उसके पास जाना है, उसको दवाइयाँ देनी है, उसका बीपी चेक करना है, उसका टेम्परेचर चेक करना है। इसीलिए मैंने कहा था कि सलाम है उन लोगों को। और आप नहीं हम समझ सकते कि कितना किस हद तक जाकर लोगों ने अपनी ड्यूटी निभाई है। जो कहते हैं ना अनसंग हीरोज। आप देखिए, ऑक्सीजन कंटेनर वाला ड्राइवर, आप अपनी लग्जूरियस कार में बैठते हैं, एक अच्छी सीट होती है, रिक्लाइनर होता है, आप बैठते हैं, आपने 500 किलोमीटर ड्राइव किया, आप कहते हैं कि थकान बहुत हो गया। वो 1500 किलोमीटर से ऑक्सीजन लेकर आया एक ट्रक की सीट पर, वो लग्जूरियस नहीं होती है, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे डॉक्टर्स से लेकर उन ड्राइवर्स तक जिन्होंने इस कोविड काल में हम लोगों की जान बचाने की कोशिश की। और ये चर्चा अब हम यही समाप्त कर रहे हैं। मैं गौरव शुक्ला जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, और डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जैसा कहा कि ये दोनों गेस्ट हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं, क्योंकि एक गुरुजन है हमारे लिए, एक डॉक्टर हैं, एक वो हैं जिन्होंने जीवन का सार बताया, और एक वो हैं जिन्होंने हमारी जान बचाई। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बिल्कुल, बहुत सार्थक चर्चा रही है। आपसे निवेदन है आप मंच पर अभी बने रहें। बहुत अच्छी चर्चा रही। और आप एक बार पैनल देखिए, शिक्षा से जुड़े और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। और किसी भी प्रदेश को आगे ले जाने में या किसी भी देश को आगे ले जाने में ये दो सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सम्मानित करें हमारे गेस्ट को मोमेंटम देकर। तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे। और वाकई सम्मान ऐसे लोगों का होना चाहिए जो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी हम सब तक चीजें पहुंचा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर आशुतोष तिवारी ने भी बताया कि देखिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि बचपन में कैसे मैंने अपने पिता को खोया सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य की सुविधाओं के अभाव में, इसीलिए मैं आज जिम्मेदारी अपनी समझता हूं। और गौरव शुक्ला जी भी जो किस तरीके से ऐसे क्षेत्र में भी अपनी यूनिवर्सिटी उन तमाम लोगों के लिए चला रहे हैं, उन तमाम छात्रों के लिए चला रहे हैं।